बच्चों, मैं अखिलेश कुमार यादव बीबेड विभाग से हर सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट के बारे में आज कक्षा कक्ष में टीचिंग के संदर्भ में अध्ययन और अध्यापन का कार्य करेंगे। टीचिंग शिक्षण का जो तात्पर्य है वह है दूसरे को सिखाने में मदद करना। शिक्षण के अर्थ में जब हम बात करते हैं तो इसमें तीन चीजें आती हैं। ब्लूम ने कहा था कि शिक्षण त्रिपदी प्रक्रिया है। शिक्षण इज ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षण एक त्रिपदी प्रक्रिया है। शिक्षण में हम एक दूसरे को सीखने में मदद करते हैं। शिक्षण तीनों चरों में यानी अध्यापक, छात्र एवं पाठ्यक्रम, तीनों चरों में संबंध स्थापित करने का जो कार्य है वह टीचिंग के माध्यम से या शिक्षण के माध्यम से हम लोग उसको संचालित करते हैं। शिक्षण में ज्ञान प्रदान करना, कौशल प्रदान करना, अन्वेषण प्रदान करना एवं पाठ पढ़ाना एवं बालक को उत्साहित करना। अर्थात टीचिंग में हम ज्ञान, नॉलेज, स्किल, कौशल एवं अभिरुचि प्रदान करते हैं। यानी टीचिंग के माध्यम से बालक को ज्ञान प्रदान करना, कौशल प्रदान करना एवं अभिरुचि प्रदान करने का जो कार्य है वह शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। तो शिक्षण में इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। यानी इसमें एक अध्यापक बालक को सिखाने में मदद करता है। अर्थात ब्लूम जी भी कहते हैं कि शिक्षण एक त्रिपदी प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में उन्होंने तीन चीजों का जिक्र किया है। ये तीन जो वेरिएबल हैं, चर हैं, उन चरों में जॉन ब्लूम महोदय शैक्षिक उद्देश्य, जिसे एजुकेशनल एम्स कहा जाता है, शैक्षिक उद्देश्य। दूसरे पॉइंट व्यू है अधिगम के अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभव। और तीसरी पॉइंट व्यू है व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम अनुभव एवं तीसरी पॉइंट है व्यवहार में परिवर्तन अर्थात इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। अर्थात ब्लूम ने बोला कि शैक्षिक उद्देश्य बालक का क्या है और वह बालक अधिगम में अनुभव कैसे प्राप्त करेगा और बालक के व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा। ये चीज शिक्षण के माध्यम से एक बालक का उसके सीखने और सिखाने में मदद किया जा सकता है। रायबर ने भी जो है यह प्रक्रिया बताई कि शिक्षण एक शिक्षक के माध्यम से बालक के विकास में मदद करने का एक कार्य है। अर्थात बालक के विकास में
शिक्षण एक विकास की भूमिका अदा करती है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण में विभिन्न पॉइंट व्यू या विभिन्न चरण जो है इसमें सीखने में बालक की मदद करते हैं। इसके अलावा हंट जी एवं डंकन जी का भी विचार आता है जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है, 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। यानी इस शिक्षण में जो प्रोसेस है उसमें मूल 4 पॉइंट व्यू को उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि बालक को ज्ञान प्रदान करना, दूसरे पॉइंट व्यू उन्होंने कहा अनुदेशन प्रदान करना, और तीसरी पॉइंट व्यू में मापन की बात करते हैं, और चौथी पॉइंट व्यू में उन्होंने मूल्यांकन की बात करते हैं। अर्थात डंकन जी भी ये कहते हैं कि बालक को जो है शिक्षण के द्वारा एक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, उन्हें अनुदेशन कैसे देना है, इसके अलावा जो है उनका मापन कैसे होगा एवं उनका मूल्यांकन में मुख्य रूप से बालक के व्यवहार के परिवर्तन को देखा जाता है कि जो बालक सीखा है क्या उस बालक के जो है व्यवहार में कितना चेंजेबल यानी कितना परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक जो शिक्षण को वैज्ञानिक भूमिका के रूप में बताते हैं उनका नाम जैक्सन जी आता है, और जैक्सन जी कहते हैं शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। यानी यह जो है अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस की बात करते हैं, अवबोध करते हैं, इंटरएक्टिव की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण अंतः प्रक्रियात्मक इंटरएक्टिव की बात करते हैं, और इस अंतः प्रक्रियात्मक में जो है मुख्य रूप से एक अध्यापक और छात्र के बीच जो है डिस्कशन की प्रक्रिया है, जिसमें बालक के विकास में मदद या सहायता प्राप्त होती है। अब हम जो है शिक्षण के अवस्थाओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि शिक्षण की अवस्थाएं क्या है। तो इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया की बात जब हम करते हैं तो उसमें जो है जैक्सन जी का नाम आता है, और उन्होंने 1966 में टीचिंग की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया है। उस 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में जो है पहली पॉइंट व्यू आता है जैक्सन की, जो एक वैज्ञानिक मान्यता है, और इन्होंने वैज्ञानिक पर शोध एवं रिसर्च के माध्यम से यह 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है। और उसमें पहली पॉइंट व्यू आती है प्री एक्टिव स्टेज, प्री एक्टिव स्टेज, दूसरा है इंटर एक्टिव स्टेज, और तीसरी पॉइंट व्यू है पोस्ट एक्टिव स्टेज, पोस्ट एक्टिव स्टेज, एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज में जिसे हम लोग पूर्व क्रिया अवस्था कहते हैं, पूर्व क्रिया अवस्था, और दूसरी पॉइंट व्यू है इंटर एक्टिव स्टेज, इसे जो है अंतःक्रिया अवस्था, और तीसरी है उत्तर क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। पहले पॉइंट व्यू में पूर्व क्रिया अवस्था में जो है इसे योजना की अवस्था या इसे नियोजन, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं, योजना या प्लानिंग की अवस्था, या इस अवस्था को एक संप्रत्यात्मक कंसेप्चुअल संप्रत्यात्मक अवस्था, संप्रत्यात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो प्री एक्टिव स्टेज में एक टीचर पढ़ाने से पहले या कक्षा में जाने से पहले पूर्व प्लानिंग करता है कि आज बच्चों को हमें क्या देना है, कैसे पढ़ाना है,
किन विधियों का प्रयोग करना है, किस शिक्षण रणनीति का यूज करना है या किस टीचिंग व्यू की रचना करना है, ये सारी प्रोसेस पहले ही पूर्व प्लानिंग में बना लेता है। उसका वह एम निश्चित कर लेता है कि बालक को आज हमें क्या देना है, तो उससे सारी योजनाएं पूर्व प्लानिंग यानी कक्षा में घुसने से पहले या कक्षा में जाने से पहले ही वह पूर्व प्लानिंग कर लेता है कि आज बच्चों को किस टॉपिक पर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है या शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना है, या जो है विभिन्न प्रकार के जो उसके सारे एक्टिव वह सारी प्लानिंग इस योजना में वह बना लेता है। और उसके बाद जो है तब जब अंतःक्रियात्मक अवस्था स्टार्ट होती है, उसमें बालक के सामने एक अध्यापक कक्षा कक्ष में प्रवेश करता है और वहां एक अध्यापक एवं छात्र दोनों आमने सामने होते हैं। इसलिए इस अवस्था में आमने सामने की प्रक्रिया दोनों प्रोसेस में होती है। यानी अंतःक्रियात्मक अवस्था में जैसे ही छात्र अध्यापक इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उसमें जो है एक कक्षा आकार की अनुभूति होती है, कहां पर कौन सा छात्र बैठा है और इसके अलावा जो है कक्षा की स्थिति कैसी है, बालक कैसे बैठा है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। और जो भी वह योजना पूर्व प्लानिंग बना रखा है, सारी चीजें उसमें डिस्कशन होती है। यानी इंटर एक्टिव स्टेज में जो प्री एक्टिव स्टेज की क्रियाविधि होती है उसका संचालन इस अवस्था में किया जाता है। इसमें बालक को पुनर्बलन, जिसको रेनफोर्समेंट बोला जाता है, आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि फीडबैक, इसमें आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। इसके अलावा इस अवस्था में बालक के सामने विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तरी सारी चीजें इसमें वह डिस्कशन होता है। एक छात्र भी बालक के सामने, अध्यापक के सामने अपनी बात को रखता है, अपने विचारों को वह अभिव्यक्त करता है और उसका समाधान किया जाता है। तो इंटर एक्टिव स्टेज में एक अध्यापक जो भी परियोजना बनाया है वह बालक को उसका जो है सारी चीजें वह प्रोसेस के रूप में रखता है। और उसके बाद अंतिम में आता है आपका पोस्ट एक्टिव स्टेज। इस स्टेज में बालक ने कितना सीखा, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, इसका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इवैल्यूएशन, व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है उसका इवैल्यूएशन विभिन्न विधियों के माध्यम से, चाहे वह कोई भी विधि हो, उसका प्रयोग करके यह देखा जाता है कि बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, उसने क्या सीखा। तो वास्तव में हम यह देखते हैं कि शिक्षण में जब तक बालक के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक के सीखने में जो उसके मूलभूत बिहेवियर में जब चेंजेबल आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो वह शिक्षण सही मानने में वह निखार लाता है, या कह लें हम कि वह शिक्षण सही हो सकता है। अन्यथा वह शिक्षण कोई मायने नहीं रखता है जब तक बालक के व्यवहार में परिवर्तन न आए। और इस परिवर्तन में वह विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है या वह व्यूह रचनाओं का भी प्रयोग करता है, या इसके अलावा वह शिक्षण सूत्रों के माध्यम से भी वह करता है। तो उन विधियों का प्रयोग करके बालक के व्यवहार में वह परिवर्तन देखता है। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तर क्रिया अवस्था टीचिंग की होती है उसमें बालक के व्यवहार में, सीखने में कितना परिवर्तन हुआ है, इन सभी का अध्ययन हम उत्तर क्रिया अवस्था, या हम इसको इंग्लिश में पोस्ट एक्टिव स्टेज भी कहते हैं, में इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण के क्या फंक्शन है, यानी टीचिंग फंक्शन। टीचिंग फंक्शन
इस टीचिंग फंक्शन में मुख्य रूप से 3 वेरिएबल की बात करते हैं। पहला है निदानात्मक कार्य। दूसरी पॉइंट व्यू है उपचारात्मक कार्य और तीसरी पॉइंट व्यू है मूल्यांकन कार्य। यानी टीचिंग फंक्शन में आकर लीजिए कि शिक्षण कार्य में 3 बिंदुओं पर अध्ययन किया जाता है और उस 3 बिंदु में पहले पॉइंट व्यू है निदानात्मक कार्य। निदानात्मक जो है निदान शब्द है यह चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। किससे लिया गया है? चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। और चिकित्सा शास्त्र में एक डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर वह रोगी से पूछता है कि आपको बीमारी कौन सी है। तो डॉक्टर जब यह जान लेता है कि रोगी को यह बीमारी है तो उसको उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार वह दवा को प्रोवाइड कराता है, विभिन्न तरीके बताता है ताकि उस रोगी का रोग ठीक हो जाए। लेकिन जब हम शिक्षा की बात शिक्षण के अंतर्गत करते हैं तो शिक्षण में जो है चिकित्सा जो निदानात्मक शब्द है इसका अर्थ होता है बालक के अंदर छुपी हुई कमजोरी क्या है, यानी बालक की कमजोरी का पता लगाना। यानी यह जो शब्द है यह शिक्षण में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो बालक की कमजोरी का पता लगाया जाता है। अर्थात बालक को पढ़ने में रुचि है कि नहीं है, वह पढ़ना क्यों नहीं चाह रहा है, वह जो है कॉलेज में आना क्यों नहीं चाह रहा है, ये सारी उसके अलावा उसका शारीरिक मानसिक सामाजिक जो भी कमजोरियां हैं उस कमजोरी का जो है वह पता लगाया जाता है कि बालक आखिर में वह उस जो कमजोरी है उसको कैसे हम पता लगा लें। इसको जो है हम शिक्षण के अंतर्गत निदानात्मक फंक्शन में लेते हैं और यह पता लगा लेते हैं विभिन्न विधियों से या कौशल के माध्यम से या इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार की टेक्निक का प्रयोग करके एक अध्यापक बालक के अंदर जो छुपी हुई कमजोरियां हैं उनको वह धीरे धीरे पता लगा लेता है। तो निदानात्मक कार्य में बालक से संबंधित जितनी भी कमजोरियां हैं उन सभी कमजोरियों को धीरे धीरे अध्यापक शिक्षण के माध्यम से उस कमजोरी का पता लगा करके तब दूसरे पॉइंट व्यू में आता है उपचारात्मक कार्य, जिसको रिमेडियल भी कहा जाता है या क्लिनिकल भी कहा जाता है। उपचारात्मक का मतलब ही है कि बालक को ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी उस कमजोरी का जो है पता लगा करके कि उस बालक के अंदर क्या कमजोरी है उसको दूर करने के लिए एक अध्यापक विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाता है, चाहे वह कहानी के माध्यम से हो, चाहे वह जो है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हो या वह विभिन्न जो है दृष्टांतों का प्रयोग करके जो है बालक के जो कमजोरी है उसको धीरे धीरे वह उपचारात्मक में उन सारी चीजों को वह दूर करता जाता है। तो उपचारात्मक में वह विधियों का प्रयोग करता है या इसके अलावा कहानी का भी प्रयोग कर सकता है या जो है वह दृष्टांत का प्रयोग कर सकता है या जो है वह अन्य माध्यम से धीरे धीरे जो है बालक के अंदर जो छुपी हुई कमजोरी है उसको वह धीरे धीरे दूर कर देता है। इसके बाद जो लास्ट मोमेंट आता है वह आता है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन का मतलब है कि बालक का इवैल्यूएशन यहाँ देखा जाता है कि उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ या बालक जो सीखा है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। तो मूल्यांकन कार्य में जो दोनों पॉइंट व्यू है उनका इवैल्यूएशन देखा जाता है कि वास्तव में क्या बालक ने जो सीखा है वह बेहतर है या उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वह सही है
सारे जजमेंट या निर्णय हम इवैल्यूएशन में लेते हैं। अर्थात मूल्यांकन में उस बालक की परख की जाती है कि वह अमुक बालक उस उद्देश्य को या उस लक्ष्य को कितना प्राप्त किया। ये सारी चीजें जो हैं उस मूल्यांकन में एक अध्यापक बेहतर तरीके से वह विभिन्न माध्यम का प्रयोग करके उस चीज को वह भांप लेता है, वह जान लेता है कि वास्तव में बालक ने कितना सीखा। तो आज हमने देखा कि शिक्षण की अवस्थाएं क्या है या शिक्षण के फंक्शन क्या है। अब हम लोग चलेंगे शिक्षण की कुछ मूलभूत जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। अर्थात एक गुड क्वालिटी टीचिंग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वास्तव में शिक्षण की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो गुड क्वालिटी में जब हम बात करते हैं यानी कि अच्छे शिक्षण की विशेषताएं, अच्छे शिक्षण की विशेषताएं में हम मूल बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो एक टीचिंग के अंदर इंक्लूड की गई है। तो पहले पॉइंट में आता है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? टीचिंग ए सोशल प्रोसेस। टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरे पॉइंट जो है शिक्षण तीनों चरों में संबंध स्थापित करता है। तीनों चरों में या कह लें तीनों जो स्तर है, स्तर अलग है और चर अलग है। तीनों चरों में संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। तीसरी पॉइंट जो है शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। चौथी पॉइंट जो है शिक्षण तीनों स्तरों में संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। चौथी पॉइंट जो है शिक्षण, एक उत्तम शिक्षण वांछनीय सूचना प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। एक उत्तम शिक्षण कौशलात्मक होता है। एक उत्तम शिक्षण कौशलात्मक होता है। एक उत्तम शिक्षण में जनतांत्रिक आदर्शों का उपयोग होता है। यानी शिक्षण में जनतांत्रिक जिसको डेमोक्रेटिक आइडियाज बोला जाता है, जनतांत्रिक आदर्शों का समावेश होता है। यानी शिक्षण में बहुत सारे पहलू हैं। जो एक गुड टीचिंग की बात होती है तो उसमें जो पहली पॉइंट व्यू है वह है सामाजिक प्रक्रिया यानी सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस का तात्पर्य है कि एक अध्यापक का और एक छात्र के बीच कैसा संबंध है, मधुरमय, प्रेम या सहयोग की भावना या जो है नैतिकता की भावना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। यानी एक उत्तम जो शिक्षण होता है उसमें अध्यापक और छात्र के बीच, अध्यापक एवं छात्र के बीच जो रिलेशनशिप होता है वह मधुर होना चाहिए,
नैतिकता से ओतप्रोत होना चाहिए। ये सारी चीजें जो सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, ये सारी चीजें इस प्रोसेस में इंक्लूड होती है। यानी इसमें सहयोग की भी भावना होती है, सहयोग की भावना और एक मित्रता की भी भावना होती है। इसमें एक पिता और पुत्र का जो संबंध होता है वह भी इस सामाजिक प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होता है। तो एक गुड जो टीचिंग की क्वालिटी की हम बात करते हैं तो उसमें सामाजिक प्रोसेस के अंतर्गत अध्यापक एवं छात्र के बीच जो संबंध और सहयोग और मित्रता की भावना है वह बेहतर होना चाहिए। अगर बेहतर होगा तो निश्चित रूप से जो शिक्षण की प्रक्रिया है वह भी बेहतर होगी। इसलिए इसको सामाजिक प्रोसेस के रूप में एक गुड टीचिंग को रखा गया है। दूसरी पॉइंट व्यू है क्या है, तीनों चरों में संबंध स्थापित करना। ये तीन चर क्या है जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो तीन चर में जो है आपका जो पहले जैसे ब्लूम ने कहा कि जो शिक्षण है ट्राइपोलर प्रोसेस है, लेकिन तीन चर में जो शिक्षा के तीन चर हैं जिसे हम लोग कहते हैं अध्यापक, दूसरी पॉइंट व्यू है छात्र और तीसरा है पाठ्यक्रम। तो टीचिंग में जो है इन तीनों चरों के बीच में आपसी जो संबंध है उसको मजबूत करने का कार्य जो है टीचिंग के माध्यम से गुड टीचिंग के अंतर्गत किया जाता है। तो ये तीन चर में जब तक आपसी संबंध बेहतर नहीं होगा तो निश्चित रूप से शिक्षण भी बेहतर नहीं हो सकता है। ये तीनों चरों में आपसी समन्वय, आपसी जो है सहयोग या आपसी रिलेशनशिप बेहतर होना चाहिए। अगर बेहतर होगा तो निश्चित रूप से जो है टीचिंग की जो प्रोसेस है वह भी बेहतर होगी और बालक जो है सीखने में कुशलता प्राप्त कर सकता है या जो है अध्यापक बालक को बेहतर जो है शिक्षण से इन तीनों चरों में संबंध के द्वारा उसको बेहतर प्रदान कर सकता है। तीसरे पॉइंट जो है विकासात्मक प्रक्रिया, यानी इसमें डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो डेवलपमेंट शिक्षण में जब हम विकासात्मक प्रक्रिया की बात करते हैं तो बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास और नैतिक विकास, सारे जो विकास है इन टीचिंग के माध्यम से बालक के अंदर जो है इनका जो है समावेशन किया जाता है। यानी बालक का जो बिहेवियर है या कह लीजिए उसका जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है वह भी हम इसके माध्यम से सीखते हैं और बालक का मेंटल जो है कैसे डेवलपमेंट होता है इसके बारे में भी हम शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। बालक के अंदर सामाजिक गुणों का यानी सोशल ट्रेड्स का कैसे डेवलपमेंट होगा, इन गुणों का भी हम अध्ययन शिक्षण में बेहतर तरीके से करते हैं। इसके अलावा बालक का मोरल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है हम शिक्षण एक अच्छे टीचिंग के माध्यम से बालक के नैतिक विकास को भी बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ बालक का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है वह भी बेहतर जो है उसको हम एक टीचिंग के माध्यम से सीख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा शिक्षण विकासात्मक भी होता है, क्योंकि विकासात्मक प्रक्रिया में हमने क्या देखा कि बालक का शारीरिक डेवलपमेंट कैसे होगा, बालक का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा, बालक का सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा या बालक का मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होगा। ये सारी चीजें हम एक अच्छे टीचिंग के अंतर्गत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और बालक का जो है सभी विकासात्मक जो है वह हो सकता है। तो हम इसको विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में भी देखते हैं। और अगले पॉइंट क्या है, शिक्षण तीनों स्तरों में, यानी इसमें तीन लेवल की बात करता है। तो तीन लेवल में जो है आपका आता है स्मृति स्तर, जिसे हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें पहले पॉइंट व्यू है स्मृति स्तर, जिसको हम लोग मेमोरी लेवल बोलते हैं, स्मृति स्तर। और दूसरी पॉइंट व्यू है अवबोध स्तर। अवबोध स्तर, अवबोध जिसे हम लोग इंग्लिश में
अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बोलते हैं, अवबोध स्तर। और तीसरा आपका आता है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं या थिंकिंग लेवल भी इसको हम लोग बोलते हैं। यानी शिक्षण जो है इन तीन चरों में भी संबंध स्थापित का कार्य करने का कार्य करता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि शिक्षण की जो तीनों अवस्थाएं हैं, उन तीनों अवस्थाओं में आपका प्री एक्टिव स्टेज, इंटर एक्टिव स्टेज और इसके बाद पोस्ट एक्टिव स्टेज, इन तीनों अवस्थाओं में जो है इस स्तर का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे स्मृति स्तर को किसने दिया? हर्बर्ट महोदय ने दिया। अवबोध को मॉरिस डिग्गी ने दिया और चिंतन स्तर को हंट महोदय ने दिया। अर्थात यह निम्नतम से उच्चतम की ओर, यानी कि यह जो स्तर है यह निम्नतम से उच्चतम की ओर बात करता है, या इसको अक्सर हम कह सकते हैं यह निम्न से और सबसे उत्तम या हाई लेवल की जब हम बात करते हैं तो वह चिंतन स्तर आता है। तो एक अच्छे शिक्षण में ये तीनों जो स्तर है इनका आपसी संबंध भी मजबूत होता है या आपसी संबंध बेहतर होता है। इसलिए जो है इसे हम शिक्षण के तीनों स्तरों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। अर्थात जो स्मृति स्तर है वह प्रत्यास्मरण की बात करता है, रिकॉल की बात करता है, और अवबोध स्तर में बालक की भावनाओं को, उसके सूझबूझ को देखा जाता है। इसके अलावा जो चिंतन स्तर है उसमें बालक के तर्क को देखा जाता है, उसकी चिंतन शैली को देखा जाता है। क्योंकि एक शिक्षण में इन तीनों चरों में संबंध स्थापित किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक गुड टीचिंग के अंतर्गत इन तीनों स्तरों का संबंध मजबूत और बेहतर होता है। अगली पॉइंट व्यू में है शिक्षण वांछनीय सूचना प्रदान करता है, यानी बेहतर सूचना, यानी बालक के जीवन में जो भी चीजें हैं, चाहे वह उसके परिवार से जुड़ी हो, चाहे उसके समाज से जुड़ी हो, चाहे देशकाल से जुड़ी हो, इन सभी सूचनाओं को उसके शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है या समावेशन किया जाता है, और उसको समय समय पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को दिया जाता है, और बालक उस सूचनाओं के माध्यम से वह उस चीज को सीखता है। क्योंकि शिक्षण के अर्थ में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अनुदेशन कराना, ज्ञान प्रदान कराना या पाठ पढ़ाना या उत्साहित करना, ये सारी चीजें एक शिक्षण के मीनिंग में हम लोग देख चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण में जो वांछनीय सूचना है वह उसके शरीर से भी हो सकती है, उसके मेंटल से भी हो सकती है, या उसके परिवार, समाज, देश काल से भी हो सकती है। तो इन सूचनाओं को वह शिक्षण के माध्यम से समय समय पर वह चीज को सीख सकता है। तो एक गुड जब टीचिंग होगा तो उसके अंतर्गत बालक को समय समय पर बेहतर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और उससे बालक अपने जीवन में उस चीज को उतार करके अपने जीवन शैली को बेहतर करता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण में वांछनीय सूचना प्राप्त होती है। अगली पॉइंट व्यू में हम लोग देखेंगे कि शिक्षण कौशलात्मक होता है। अब यहाँ स्किल की बात हो रही है, कौशल की बात हो रही है। शिक्षण में विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं, जिसमें आपका आता है प्रस्तावना कौशल है, पुनर्वलन कौशल है, उदाहरण कौशल है, विभिन्न प्रकार के कौशल हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इन कौशलों से बालक का जो है उसके पढ़ाने की शैली में जो है बेहतर विकास होता है, या बालक के अधिगम में जो है बेहतर सीख मिलती है। तो इन कौशल, क्योंकि आज इस समय भारत देश में भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है स्किल की बात करते हैं, कौशलात्मक की बात कर रहे हैं, जो है कि भारत देश में हर बच्चा कौशल से डेवलपमेंट हो जाए। तो यह कौशलात्मक प्रक्रिया जो है बालक के ट्रेड्स को बेहतर करती है, और जब बालक स्किल को सीख लेता है तो वह किसी भी चीज में जो है वह बेहतर परफॉर्मेंस करता है। तो शिक्षण में इन कौशलों को जो है सीखकर बालक की जो कम्युनिकेशन शैली है, या बोलने की शैली है, या पढ़ाने की शैली है, वह
तो एक अच्छे शिक्षण में जो है एक कौशलात्मक जो प्रोसेस है वह इंक्लूड होता है और इसके माध्यम से बालक उन कौशलों को सीख करके कहाँ कब कैसे प्रयोग करना है इस चीज को वह अपने जीवन में उतारता है और उसके माध्यम से वह अपने जीवन में आगे डेवलपमेंट भी करता है। इसलिए शिक्षण को कौशलात्मक प्रक्रिया भी या कौशलात्मक होता है कह सकते हैं। अगली पॉइंट जो आपकी आती है उत्तम या गुड टीचिंग के अंतर्गत जनतंत्रात्मक आदर्श की बात होती है। जनतांत्रिक आदर्श की बात होती है, इसको हम लोग इंग्लिश में डेमोक्रेटिक आइडियाज कह सकते हैं, आइडियाज भी कह सकते हैं। तो एक जनतांत्रिक आदर्श, जब हम आदर्श की बात करते हैं तो अभी हमने क्या देखा कि एक गुड टीचिंग के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रिया है। तो सामाजिक प्रक्रिया में विभिन्न पॉइंटों को हमने देखा और यह पॉइंट आ रहे जनतांत्रिक आदर्श। तो आदर्श में जब हम बात करते हैं तो बालक के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के जो ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्सों को बेहतर करने के लिए, चाहे वह दया की भाव होना हो, चाहे वह ईमानदारी की भावना हो, चाहे वह सत्यता की भावना हो, कोई भी अन्य ट्रेड्स है। जनतांत्रिक का मतलब क्योंकि भारत देश एक जनतांत्रिक देश है और इस देश में जो है एक जनता ही सर्वप्रमुख होती है। ऐसे टीचिंग के अंतर्गत भी बच्चा प्रमुख होता है क्योंकि चाइल्ड सेंटर करिकुलम में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक को सर्वप्रमुख रखा गया है, यानी बालक ही सर्वप्रमुख है। अब बालक जब सर्वप्रमुख है तो हम बालक के हितों को ध्यान में देखेंगे, उसकी रुचियों को हम ध्यान में देखेंगे या उसके जो है हम मेंटल को ध्यान में देखेंगे। ये सारी चीजें जो सारे गुण हैं वह जनतांत्रिक आइडियाज के अंतर्गत आते हैं और एक उत्तम शिक्षण के अंतर्गत बालक के उन ट्रेड्सों को, उन आदर्शों को हमें कैसे बेहतर करना है, धीरे धीरे जो है हमें टीचिंग के माध्यम से बालक के उन गुणों का विकास करते हैं जिससे बालक के अंदर जनतांत्रिक जो मूल्य है वह बना है। तो हम इन मूल्यों, क्योंकि भारत देश में जो जनतांत्रिक सरकार है उसमें जनता प्रमुख होती है, ऐसे टीचिंग में भी बालक सर्वप्रमुख होता है और बालक के हित को ध्यान में रखते हुए उसके आदर्शों को, उसके गुणों को कैसे हमें बेहतर करना है, एक अच्छे शिक्षण के माध्यम से हम उन गुणों का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा दो तीन पॉइंट जो और हैं जो एक गुड टीचिंग के अंतर्गत आती है। अगली पॉइंट जो है शिक्षण सहानुभूति एवं दयापूर्ण भी होता है। शिक्षण, एक उत्तम शिक्षण सहानुभूति एवं दयापूर्ण होता है। अगली पॉइंट है शिक्षण विभिन्न मूल्यों का विकास करता है। एक उत्तम शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। एक कुछ पॉइंट और बचे थे जिसको हमें क्लियर करना है। अगला है शिक्षण सहानुभूति एवं दयापूर्ण होता है। यानी जब हम इसके
उत्तम शिक्षण यानी उत्तम टीचिंग की बात करते हैं तो इसमें सहानुभूत एवं दयापूर्ण, क्योंकि अभी हम लोगों ने सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत देखा कि बालक के अंदर जो सोशल ट्रेड्स है उनका जो डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उसी के अंतर्गत हम अगले पॉइंट में देख रहे हैं सहानुभूत एवं दयापूर्ण। अर्थात जब तक एक अध्यापक और बालक या छात्र हम कह लें दोनों में आपस में सहानुभूति का गुण न हो या एक अध्यापक का उस बालक के प्रति दया की भावना न हो, तो हम कह सकते हैं कि उत्तम शिक्षण नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर एक अध्यापक हमेशा कठोर बना रहे या हमेशा आंखें लाल करता रहे या जो है क्रूरता से देखता रहे, तो उससे बालक का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए एक अच्छे शिक्षण में वह सहानुभूति का जो ट्रेड्स है या दया का जो गुण है वह भी इंक्लूड होना चाहिए या समावेशन होना चाहिए ताकि बालक का विकास हो सके। अगली पॉइंट में है शिक्षण विभिन्न मूल्यों का विकास करना है, यानी बालक के जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज का कैसे डेवलपमेंट होगा, इसके लिए बालक का जो सामाजिक गुण है, जो नैतिक गुण है, जो उसके जो है चारित्रिक गुण है या और अन्य गुण है, उन गुणों का कैसे जो है डेवलपमेंट होगा, यह एक शिक्षण में विभिन्न हम सूचनाओं के माध्यम से, विभिन्न अनुदेशन के माध्यम से या अन्य तरीके से बालक के वैल्यूज को हम लोग जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं या उसका जो है गुणों का विकास कैसे होगा या मूल्यों का विकास उसका कैसे होगा, इन सूचनाओं के द्वारा, इन विभिन्न आइडियाजों के द्वारा हम उस बालक के अंदर उसके वैल्यूज को जो है क्रिएट कर सकते हैं या निर्माणात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत भी उसका निर्माण कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं शिक्षण विभिन्न मूल्यों का विकास करना भी है। लास्ट पॉइंट में आपका आता है शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है, यानी बालक के अंदर जो आपका साइकोलॉजी प्रिंसिपल है, तो साइकोलॉजी प्रिंसिपल में एक जनरल प्रिंसिपल्स आता है और एक मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल्स आता है। इन दोनों प्रिंसिपलों का जो है यूज किया जाता है, चाहे वह पुनर्भरण का सिद्धांत हो, चाहे वह जो है अन्य रुचि का सिद्धांत हो या जनतांत्रिक सिद्धांत हो या सहयोग का सिद्धांत हो या जो है संबंध का सिद्धांत हो, विभिन्न प्रकार के जो आपके साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स है उनका इस शिक्षण में प्रयोग करके बालक को कब कैसे बेहतर किया जाए, हम क्योंकि सिद्धांतों का जो प्रयोग है, जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वह फैक्ट होते हैं, सत्यता के बिल्कुल निकट होते हैं, उसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। इसलिए इन साइकोलॉजी जो प्रिंसिपल्स है उनका प्रयोग करके बालक के जीवन में उसके डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ा सकते हैं और इन सिद्धांतों का जो प्रयोग है बालक के जीवन में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे उसके परिवार से हो, चाहे समाज से हो, चाहे देश काल से हो, इन सभी क्षेत्रों में इन सिद्धांतों का प्रयोग करके बालक के जीवन को बेहतर किया जा सकता है। और अब इसके हम चरों की अगर हम बात करें तो इसमें 3 चर पाए जाते हैं आपके टीचिंग के अंतर्गत, जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, इसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, यानी शिक्षण के चर, शिक्षण के चर। इस चर में 3 चरों की हम लोग बात करते हैं। पहला है अध्यापक, दूसरा है छात्र और तीसरा है पाठ्यक्रम। अब देखिए वेरिएबल की जब बात आती है तो तीनों अभी हम लोगों ने क्या देखा, शिक्षण एक उत्तम शिक्षण की क्वालिटी में कि शिक्षण तीनों चरों में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। तो अध्यापक इसमें स्वतंत्र चर में आता है, किसमें आता है, स्वतंत्र चर में आता है। और जो छात्र है वह किसमें आते हैं, आश्रित चर में आते हैं। और जो पाठ्यक्रम है यह हस्तक्षेप चर की बात करता है, यानी यह दोनों को प्रभावित करता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने
गुड टीचिंग के अंतर्गत जो है हमने देखा कि तीनों चरों में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अध्यापक इसमें स्वतंत्र होता है और छात्र जो है डिपेंड होता है और पाठ्यक्रम जो है ये तीनों को दोनों को प्रभावित करता है। तो हम अब अगले नेक्स्ट क्लास में जो है शिक्षण के अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट व्यू है उनका अध्ययन करेंगे और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।